हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार अपने 3 साल का कार्यकाल पूर्ण करने पर जश्न मना रही है। जश्न की जगह चुनी गई है मंडी, जो कि सभी को पता है कि इस बार की आपदा से वहां पर कितना नुकसान हुआ है। पेंशनर इसका विरोध जता रहे हैं, इस पूरे जश्न का। क्या उनका कहना है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। पेंशनर जो है वो हमारे साथ इस समय रिज मैदान पर हैं। सबसे पहले भूपराम जी से बात करेंगे। पेंशनर आखिरकार सरकार के इस जश्न का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल के पूर्ण करने का जश्न मना रही है। मेरा ये कहना है कि जब हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा आई है और खास करके मंडी, कुल्लू और चंबा में काफी लोगों की जानें चली गई है और घर बह गए हैं और लोगों को रिहेबिलिटेट अभी तक नहीं हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार का ये दायित्व है कि जब तक लोगों को राहत ना पहुंचाई जाए इन काइंड भी और पैसे से भी, और जब तक उनके मकान नहीं बनते हैं या उनको पूरी व्यवस्था मतलब जहां वो घर जहां से उनके ढह गए हैं वहां दोबारा वो रिहेबिलिटेट नहीं होते हैं, तब तक सबको, चाहे कोई भी है, आम नागरिक भी है, सरकार है, ये सबका दायित्व है, एक नैतिक भी जिम्मेदारी है कि ऐसी त्रासदी में, और जब सरकार वित्तीय घाटे में चल रही है, रोज बोलते हैं कि सरकारी जो ट्रेजरीज है, कोषागार है, उसमें ताले लगे हुए हैं, आपके पास कर्मचारियों को, पेंशनरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जैसे पिछले कल यूनिवर्सिटी, एचपी यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन चल रहा था, उनके कर्मचारियों को, पेंशनरों को कल जाके तनख्वाह मिली है, पेंशन मिली है। ऐसा ही एचआरटीसी को कल मिली है। रोज हमारे को, पहली सरकारें भी जो आज तक थी, पहली तारीख को सबको तनख्वाहें मिला करती थी। ये पहला व्यवस्था परिवर्तन है जब कर्मचारियों को और पेंशनरों को रोज हर महीने स्ट्राइक करनी पड़ती है और नारे लगाने पड़ते हैं सरकार के। ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने अपने मंत्रियों के और एमएलएस के जो पेंशन, जो अपने सैलरी बढ़ाई है और पक्ष बढ़ाए हैं, उसके लिए तो ना कोई वित्तीय घाटा है ना कोई कमी है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेंशनरों के लिए और कर्मचारियों के लिए और बाकी वर्ग भी, चाहे आप ये ले लो, आपका जो आउटसोर्स लोग हैं, वो भी आंगनबाड़ी वर्कर है, जितने भी छोटे मोटे जिनको 5-7 हजार पहले ही तनख्वाह मिलती है, रोजी रोटी उनकी उस पर ही चलती है, उनके लिए तो आपके पास कुछ नहीं है। अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा है और 1 लाख करोड़ लोनिंग हो गई है सरकार के ऊपर। और मेरे ख्याल ये पहला, मेरे ख्याल इंडिया का दूसरे तीसरा राज्य बन गया है लोनिंग में। बड़ी अच्छी रफ्तार है इनकी, फर्स्ट नंबर लेने की चक्कर में अभी पंजाब शायद हमारे से आगे है, तो ये पहला नंबर लोनिंग के चक्कर में डेली चिट्ठी लिख देते हैं कि जी लोन दो, और डालते कहाँ हैं ये कोई पता नहीं। श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती सरकार? अगर घाटा है तो हम भी तैयार है, रुक जाते हैं, 6 महीने रुक जाते हैं, साल रुक जाते हैं, कम से कम बात तो चलो। पेंशन्स की जो बात है, हमने एक जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से, जिसमें 18 हमारे बड़े संगठन है, उन्होंने 6 महीने से हम लगातार 14 पॉइंट डिमांड चार्टर सरकार को भेजा है, परंतु अभी तक ना तो सरकार ने कोई डिमांड मानी है, ना हमारे को वार्ता के लिए बुलाया है। लेकिन सरकार तो कहती है, सुक्खू सरकार कहती है कि उनसे बड़ा कर्मचारी हितैषी कोई नहीं है, पेंशनर हितैषी कोई नहीं है। जैसे ही वो सत्ता में आए, पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का निर्णय उन्होंने लिया। ये सबसे बड़ा दावा सुक्खू सरकार करती है। ये आप देख रहे होंगे 3 साल में ये रोज अपने भाषणों में बोलते हैं कि हमने ओपीएस लागू कर दी। तो ये जो सड़कों पे बिजली बोर्ड के जो हमारे कर्मचारी है, वो क्यों, उनको अगर ओपीएस मिली होती तो उस सड़कों पे उन्होंने प्रदर्शन क्यों करना था? एमसी के हमारे भाई है, उनको ओपीएस नहीं मिली है। बोर्ड और कॉरपोरेशन के 6-7 जो हमारे निगम है, बोर्ड है, उनको ओपीएस लागू नहीं हुई है। और ये जो ओपीएस की कहानी है, अभी तक ओपीएस के तहत एक दनी भी किसी को नहीं मिली है। इसका असर आएगा 2028 के बाद ही देनदारियां इनकी देनी शुरू होगी। अभी इसका कुछ नहीं है, ये रौला पाने के लिए है, ये खाली बातें हैं। अगर इन टोटो आपने ओपीएस की है तो श्वेत पत्र जारी करें। और ये सड़कों पर क्यों है लोग? अगर ओपीएस आपने बिहार में जाके भी
ये ढिंढोरा पीटा कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू कर दिए। तो यहाँ के लोगों को, बिजली बोर्ड के लोगों को पूछो, एमसी के लोगों को पूछो कि कहाँ किया आपने ओपीएस लागू। इसका क्या जवाब है सरकार के पास? झूठ बोल रही है सरकार। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक फैसला भी लिया है सरकार का घेराव करने का। कहाँ ये घेराव होना है, कब ये घेराव होना है और क्या मुख्य डिमांड उसमें रहने वाली है? हमारी मुख्य जो डिमांडें हैं, 1/1/16 से 31/1/2022 के बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनकी जो छठे वेतन आयोग की पेंडिंग देनदारियां है, जिसमें लीव इनकैशमेंट है, कम्यूटेशन है, ग्रेजुटी है और एरियर है पे का, उसकी एक एक आदमी की 15-20 लाख से 40-50 लाख तक रेंजिंग, इतनी देनदारियां जो है सरकार के पास पड़ी हुई है 7-8 साल से। और लोग कोर्ट में भी गए हैं, माननीय न्यायालय ने भी फैसले दिए हैं हमारे हक में और 6% इंटरेस्ट के साथ देने का ऑर्डर किए हैं। पर सरकार ने क्या किया, हमारे को दिए नहीं, बल्कि एक रिवीजन पिटीशन दायर की, अपील में गई। और अपील भी कैसे की गई कि जो सरकारी केसेस होते हैं उसके लिए एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल सरकार ने तैनात किए हुए हैं। पोस्ट 36 है क्रिएटेड, उसमें 100 से ऊपर एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाए टू डिफेंड द केसेस। पर केस एक नहीं हार, एक भी जीतते नहीं हो केस। और उनको नामी वकीलों को हायर करके लाखों रुपए उनको दे रहे हैं कि रिवीजन पिटीशन करके अपील कर रहे हैं। तो आप देखिए, अगर फेज्ड मैनर में भी सरकार थोड़ा थोड़ा करके भी देती, कुछ ही साल देती, कुछ थोड़ा 6 महीने के बाद देती, तब भी तो आप तो उल्टा कोर्ट केस को भी, जो कोर्ट के ऑर्डर को भी जो सरकार नहीं मान रही है। और आपने देखा होगा पिछले कल हाई कोर्ट ने तो शायद आज भी केस लगा हुआ है कि फाइनेंस सेक्रेटरी को 10 लाख करोड़ का चेक मांगा है कि भाई जो हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज है या जजेस है, उनकी भी पेमेंट नहीं हो रही रिटायरियों की। तो चलो हाई कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर कर दिया, पर अगर हाई कोर्ट भी अगर हमारे सभी केसेस में ऐसे ऑर्डर करे जैसे हाई कोर्ट के जजेस के लिए पेमेंट करने के लिए किए हैं, आम जो केसेस है उसमें भी ये ऐसे ऑर्डर करने चाहिए। पर अभी तक मेरे को लगता है कि आज कॉन्टेम्प्ट ना हो जाए कहीं, अभी पूरी पुष्टि तो इसकी नहीं कर सकते हम, पर हर चीज में कोर्ट केसेस में जाना पड़ रहा है। ये हमारा जो प्रदर्शन है, इसको लेकर डीए की जो किस्त हमारी 16% है, उसको भी सिर्फ 3% उसमें से दी है, अभी 13% बाकी है। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल 4-5 साल से लोगों को नहीं मिले हैं और ऐसी क्रोनिक डिजीजेस से लोग, हमारे पेंशनर्स जो है काफी स्वर्ग भी उतार गए हैं। तो ये 3 बड़ी मुख्य मांगे हैं। बाकी जैसे एमसी का है मसला, कॉर्पोरेट सेक्टर का है, बिजली बोर्ड का है, वहां लागू ही नहीं हुई है ओपीएस, ये चीजें भी सारी रहेगी। और ये हमारा जो प्रदर्शन है, हमारा विधानसभा जैसे 70 हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा धर्मशाला में, तपोवन में। हम वहां जाके 28 नवंबर को हम वहां धरना प्रदर्शन भी करेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। ये हमारी प्लानिंग। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स हैं, जिन्होंने सबसे पहले तो विरोध किया है कि मंडी जैसा जिला जो कि आपदा से इस बार ग्रस्त रहा, सैकड़ों लोग उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ लोग तो अभी तक जिनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। ऐसे में वहां पर सरकार को अपने 3 साल के कार्यकाल का जश्न नहीं मनाना चाहिए। सबसे पहला विरोध ये है। और दूसरी बड़ी बात जो इन्होंने कही है, 28 नवंबर को ये धरना प्रदर्शन करेंगे धर्मशाला में, जब सत्र चल रहा होगा, और अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में तपोवन के बाहर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।